हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 41 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 41 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन में हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है कि आपको सही बताने, गलत बताने, सत्य बताने, असत्य बताने हैं। और हम जब दोस्तों क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते हैं, अपने आंसर कर देते हैं, तो लास्ट में पता चलता है कि हमारे इतने आंसर गलत हो गए। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। ए नंबर है घूमर, जिसके सामने राजस्थान दिया गया है। बी नंबर लावड़ी है, जिसके सामने महाराष्ट्र दिया गया है। सी नंबर भांगड़ा है, जिसके सामने बिहार दिया गया है। और डी नंबर बिहू है, जिसके सामने असम दिया गया है। हमें बताना दोस्तों, कौन से शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य किस राज्य में दोस्तों मनाए जाते हैं, यानी कि इनका आयोजन होता है। तो घूमर कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान में। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लावड़ी ये महाराष्ट्र का है, बी भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद भांगड़ा ये पंजाब का है। गिद्धा और भांगड़ा दो पंजाब के हैं, तो सामने क्या है? बिहार है। तो हमारा सी दोस्तों गलत हो जाएगा और हमें असत्य कथन का ही चयन करना है। डी नंबर बिहू है, जो कि असम में है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों? विकल्प नंबर सी, भांगड़ा जो है ये दोस्तों बिहार का नहीं, ये पंजाब का है। थोड़ा और इसके बारे में रिविजन करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य, घूमर हमारा राजस्थान हो गया, लावड़ी महाराष्ट्र हो गया। एक दोस्तों हमारा पड़ता है गरबा व डांडिया, जो कि गुजरात का है। उसके बाद भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली, ओणम और मोहिनी अट्टम ये तीनों केरल के हैं। कथक उत्तर प्रदेश का है। बिहू हमारा आंसर में ही है, असम में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। वहाँ यक्षगान कर्नाटक में मनाया जाता है। इतना आप लोग दोस्तों याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाएं, आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर है दोस्तों, भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है। हमें बताना दोस्तों, भारत में कृषि के कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। ए नंबर है स्टेटमेंट अधिक भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था। बी नंबर है अधिक भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। सी नंबर है कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। और डी नंबर है कम भूमि कम श्रमिक स्थिति अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग बेसिक बात किए होंगे, समझे होंगे कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसका कारण है दोस्तों कि भारत में कम से कम भूमि में अधिक से अधिक श्रमिक काम कर रहे होते हैं। आपके देखने में वो कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता ना के बराबर यानी कि शून्य होती है। इसीलिए दोस्तों भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, जो कि भारतीय कृषि का एक विशिष्ट अवलक्षण है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? कम भूमि व अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। महात्मा गांधी ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा विकेंद्रीकृत, यानी कि विकल्प नंबर सी। चाहे सत्ता हो दोस्तों या फिर दोस्तों अर्थव्यवस्था हो, महात्मा गांधी जी ने दोस्तों केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का हमेशा ही विरोध किया। उन्होंने हर चीज में विकेंद्रीकृत यानी बंटवारे की मांग की दोस्तों, कि कोई भी चीज एक आदमी के हाथ में हस्तांतरित नहीं होनी चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब दोस्तों शासन सत्ता में ही ले लीजिए, पंचायती राज जो कि गांधी जी जिसका समर्थन किया, उन्होंने 3 भागों में इसे बांटा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ब्लॉक, वहाँ दोस्तों जिला पंचायत। इसी तरह से दोस्तों उन्होंने अर्थव्यवस्था में विकेंद्रीकृत की मांग की। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ये बताना है 4 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? एल्कोहल थर्मामीटर। एल्कोहल थर्मामीटर से दोस्तों निम्नतम तापमान ज्ञात किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे, ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरी तरह से हमारे क्लियर हो सके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारा। एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। एल्कोहल का हिमांक बहुत कम यानी -114 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए यह अधिकतम तापमान मापने में उपयुक्त नहीं है, लेकिन इससे न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे दोस्तों, ताकि ये सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो सकें। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, राजकोषीय नीति का संबंध बताना है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों भारत के वित्तीय वर्ष के बारे में बात करेंगे, जो कि शुरू कब से होता है, 1 अप्रैल से, और लास्ट दिन कौन सा है, 31 मार्च। बार बार पूछा गया दोस्तों, स्टार्टिंग 1 अप्रैल और लास्ट दिन कौन सा है दोस्तों, 31 मार्च। फिर पूछा जाता है दोस्तों भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम सब इसका आंसर करें तो दोस्तों भारत में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है और उसको जो सरकार को दोस्तों टैक्स के अनुसार आय प्राप्त होती है, तो आय दोस्तों जो दोनों होते हैं, सरकार की आय व व्यय, इन्हें दोस्तों राजकोषीय बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजकोषीय बजट, यानी आय, सरकार की आय व व्यय की जो नीति है उसे राजकोषीय बजट कहा जाता है। इसलिए हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी। फिर दोस्तों ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। तब दोस्तों जब सरकार का बजट अधिक होता है, वहाँ उससे आय कम प्राप्त होती है, तो इसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। यहाँ से 2 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहले नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति व दूसरे नंबर पे, तो पहले पे हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा भील। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे ताकि हमारे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो सकें, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या के अनुसार भारत की जनजाति पूछ ली जाती है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। कौन सी, भील है, जो कि हमारा आंसर आया है। भील के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात करें दोस्तों तो वो गोड़ है। कौन सी है, गोड़ है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे, तो ये बौद्ध दार्शनिक थे, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये पूछा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में। जैन धर्म व बौद्ध धर्म से हर वनडे परीक्षाओं में दोस्तों लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तृत बात करेंगे दोस्तों, ताकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो सकें। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे, तो महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती, 42 वर्ष की अवस्था में। कब दोस्तों, 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में ऋषपालिका नदी, कौन सी नदी, महावीर स्वामी की पूछे जाए तो ऋषपालिका नदी के तट पर कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीनों चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में ऋषपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही गौतम बुद्ध की बात करें तो इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों उसके बाद एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। उसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों दो भागों में बढ़ गए थे। जैन धर्म में दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर कहलाए, और बौद्ध धर्म में हीनयान व महायान। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग, पीलिया की संख्या संक्रमण के कारण होता है, ये पूछा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर आएगा यकृत। कौन सा दोस्तों, यकृत। पीलिया की संख्या संक्रमण के कारण होता है, तो हमारा आंसर बनेगा यकृत। रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा कानून किससे संबंधित है, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों बाल विवाह से। बार बार पूछा गया स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शारदा विवाह बाल विवाह से, शारदा कानून बाल विवाह से संबंधित है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है 11 नंबर क्वेश्चन में, जो कि हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 14 सितंबर, यानी विकल्प नंबर सी, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, और इस सीरीज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी कि यहाँ पर भी हमें असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर है एक्वाकल्चर, जिसके सामने मत्स्य पालन दिया गया है। बी नंबर है विटीकल्चर, जिसके सामने शैवालों का अध्ययन दिया गया है। सी नंबर है सेरिकल्चर, जिसके सामने रेशम कीट पालन दिया गया है। और डी नंबर है माइकोलॉजी, जिसके सामने कौकों का अध्ययन दिया गया है। हम लोगों को बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक्वाकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, बिल्कुल सही। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है, दिया क्या गया है शैवालों का अध्ययन, तो ये भी ही हमारा गलत हो जाएगा। विटीकल्चर किससे संबंधित है, अंगूरों के उत्पादन से। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन बार बार पूछा गया। माइकोलॉजी दोस्तों कौकों का अध्ययन है। और दोस्तों ये शैवालों का अध्ययन दिया गया है, इसको फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। और विटीकल्चर दोस्तों अंगूर उत्पादन से संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, विकल्प नंबर बी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 12 यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले
टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।